नमस्कार, आज हम आपसे एक ऐसे मेहमान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और उत्तराखंड की पल-पल की घटनाओं पर उनकी नज़र रहती है और वो एक बेहद संवेदनशील इंसान हैं। हम बात कर रहे हैं श्वेता मासीवाल की और श्वेता से कुछ महीने पहले भी हमारी बात हुई थी और तब भी हम लोगों ने उत्तराखंड के जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थे उसके बारे में चर्चा की थी विस्तार से। आज एक बार फिर उत्तराखंड पूरे देश में राजनैतिक तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और खास तौर से जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी एक म्यूजिकल चेयर बन के रह गई है उत्तराखंड में, वो अपने आप में देवभूमि कुल की जो सामाजिक और राजनैतिक प्रतिष्ठा है उसको बट्टा लगा रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वह पार्टी जो कि अनुशासन की बात करती है, वह पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक संगठन होने का दावा करती है, वह पार्टी जो सबसे ज्यादा अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करती है, उस पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बन के रह गई है। आखिर इसके क्या कारण है? उत्तराखंड पिछले लगभग 21 वर्षों में अब तक 11 मुख्यमंत्री देख चुका है। जिस मकसद से उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया था, जिस मकसद से जब उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने, देवभूमि के महिलाओं ने, पुरुषों ने महीनों, सालों संघर्ष किया। क्या आज वो मकसद पूरा हो पाया अलग राज्य बनने के बाद? या उत्तराखंड में उसने उन्हीं राज्यों की कतार में खड़ा हो गया, जिन राज्यों में गवर्नेंस के नाम पर महज़ करप्शन सुनने को मिलता है, जिन राज्यों में गवर्नेंस के नाम पर महज़ कास्टिज़्म और कम्युनलिज़्म देखने को मिलता है, जिन राज्यों में ग गवर्नेंस के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर क्षेत्रीय संतुलन का समीकरण बना के सत्ता हथियाने का राजनीतिक ड्रामा देखने को मिलता है। आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करेंगे श्वेता से और श्वेता आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। जी। तो पहला रिएक्शन तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका क्या है जो कल एक जंबो कैबिनेट बनी है नरेंद्र मोदी जी की और कहा जा रहा है कि अब डिलीवरी, गवर्नेंस इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस पर अब नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार काम करेगी और जो लोग डिलीवर नहीं करेंगे उनको बाहर का रास्ता फिर दिखाया जा सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया जी है इसमें? सर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं इसको दो नजरियों से देखती हूँ, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट डिलीवरी जो है वो हमारा मुद्दा है, क्योंकि इलेक्टोरली तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कमान संभाली है, इलेक्टोरल रोड मैप जो उनका है उसको तोड़ना आसान नहीं है। वो हर चीज फ्रॉम एन इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और इसमें उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जो सवाल जनता को पूछना चाहिए वो ये था कि क्या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स अब सस्पेंड किए गए हैं, जिनको रिलीव किया है ड्यूटी से, क्या वो अंडर परफॉर्मिंग थे? तो इतने लंबे समय तक उनको अंडर परफॉर्मिंग क्यों रहने दिया गया? दूसरा, अब कई बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है, उत्तराखंड में भी अब चुनावी समर का समय शुरू हो चुका है और बंगाल के बाद क्या कहीं ना कहीं इनको शायद समझ में आया है कि हम जनता की नब्ज समझने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से रिलीव करना और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे काबिल व्यक्ति को मैं तो कहूंगी रिलीव करना, कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि सरकार ये मैसेज जनता में जरूर देना चाह रही है कि अब हम डिलीवरीज पे बात करेंगे। लेकिन अब तक अगर मैं उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं केंद्र की तरफ, तो डबल इंजन की सरकार हमारे वहां भी रही है। जब सेंटर और स्टेट में दोनों तरफ एक ही सरकार थी, लेकिन कोई खास डिलीवरीज की तरफ बात नहीं हुई। यही हाल और राज्यों का भी है, यही हाल फ्रॉम एन एक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में केंद्र सरकार का भी कहूंगी, चाहे वो कोविड के समय में स्वास्थ्य विभाग का रहा हो या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट रहा हो। बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं कोई दिखाई दी गई है। तो डिलीवरीज के मायने से कहना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने कहा है और एक आशावादी व्यक्ति होने के नाते हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैबिनेट शफल से जो रीशफलिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार को समझ में आया है कि डिलीवरीज करने में उनके नेता सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन एक जोक के आधार पर जरूर ये बात कही जा रही है कि आप बार बार पटरियों के डब्बे बदल रहे हैं लेकिन इंजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सवाल ये भी बड़ा उठता है, जब पिछले
सरकार, जो पिछला कैबिनेट था उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे काबिल लोग जब थे, वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं शायद परफॉर्मेंस क्राइटेरिया चेंज करने की आवश्यकता है। मात्र चेहरे बदल देने से कितना डिलीवर हो पाएगा, इसके लिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जी। पैरामीटर तो बहुत सारे विभागों के बदल गए हैं पिछले 7 वर्षों में। आपने देखा, योजना आयोग हटा के नीति आयोग बनाया गया। बेरोजगारी हुँ, का डेटा कलेक्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करने के लिए जो विभाग था, उसका डेटा अब पब्लिक में नहीं आता है। इस तरह के हुँ, तमाम जो संस्थाएँ थीं, जो कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक काम कर रही थीं और जिनके जानकारी के आधार पर, जिनके डेटा के आधार पर पॉलिसी और प्लानिंग करने में सुविधा होती थी और देश की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था, एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन था, उसको उसका आकलन करने में सुविधा होती थी। उन तो तमाम पैरामीटर्स को बदल दिया गया है। यहाँ की जीडीपी के कैलकुलेशन का डेटा भी बदल दिया गया। बावजूद इसके कि जिस तरह का ग्रोथ, जिस तरह का अचीवमेंट उम्मीद की जा हुँ। रही थी 7 साल पहले, जब देश की जनता ने मोदी जी को चुना था पहली बार और दूसरी बार फिर थम्पिंग मेजॉरिटी से चुना, तो उसमें उस तरह की उन जनता की अपेक्षाओं पर उस तरह का कहीं भी कोई ऐसा लैंडमार्क अचीवमेंट दिखाई नहीं दिया। जहाँ जी। तक रही बात उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से तमाम मठाधीशों को कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें जगह नहीं मिली और एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो कि ज़्यादा चर्चा में नहीं था उनका नाम। आपकी हुँ। क्या प्रतिक्रिया है कि जो उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में आप किस रूप में देखते हैं? अगर सर जैसा मैंने कहा, एन एक्टिविस्ट जो उत्तराखंड में कार्य करता है, वहां से पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके अगर मैं सेंटर की तरफ देखूं तो चर्चित नाम रहे हैं निशंक जी, जो पूर्व एमएचआरडी मिनिस्टर थे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लॉज तो हर एक में होते हैं, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, उस पे कमांड की बात करें, जो कि मिसिंग है उत्तराखंड में कई सालों से, उनकी पकड़ काफी अच्छी थी। कुछ अच्छे निर्णय भी उन्होंने लिए, जैसे 108 एम्बुलेंस का संचालन था या जो भी चीजें थी, और कम से कम एक स्ट्रॉन्ग जनाधार वाले नेता माने गए हैं। उनको कैबिनेट से हटाकर अगर अजय भट्ट जी को, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में काफी बड़े अंतर से हारे थे, जबकि अच्छी खासी लहर थी, और उस पर उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं बाकी स्थानों पर चुनाव लड़वा रहा था, इसलिए अपनी विधानसभा पे ध्यान नहीं दे पाया, जो कि कहीं ना कहीं एक एरोगेंस के तौर पर जनता ने उसको लिया था। और उनको चुनकर केंद्र में जाना, हालांकि एज एन उत्तराखंड से जब अगर हम हैं, तो अगर आशावादी होते हुए सोचे तो एक अच्छी उम्मीद देता है कि कुमाऊं मंडल से भी इस बार रिप्रेजेंटेशन गया है, क्योंकि शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझी है। पिछले कुछ समय से कुमाऊं को नकारा जा रहा था, इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी कुमाऊं से हैं, और जो केंद्र में मंत्री जिनको स्थान दिया गया है, अजय टमटा जी पिछले बार एमओएस थे टेक्सटाइल के, जो कि अल्मोड़ा से सांसद थे। इस वक्त नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी को भेजा गया है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले व्यक्तिगत तौर पर अजय भट्ट जी का ऐसा कोई लैंडमार्क, कुछ पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं वो प्रदेश के, लेकिन ऐसे कोई फैसले उन्होंने नहीं लिए या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको लैंडमार्क अगेन बोला जा सके। तो कितना वो परफॉर्म कर पाएंगे ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यंगस्टर्स को आगे जो लाया जा रहा है, जो भाजपा की शायद अब नई रणनीति है, क्योंकि पुष्कर धामी जी भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक यंग एज के माने जाते हैं, अजय भट्ट जी भी तुलनात्मक तौर पर काफी यंग हैं, तो हो सकता है यंग वोटर्स को अपीस करने के लिए ये डिसीजन लिया गया हो। लेकिन जब तक डिलीवरीज नहीं आएंगी, क्योंकि अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं कैबिनेट शफल से, लेकिन कितना कुमाऊं की आवाज या गढ़वाल की आवाज या उत्तराखंड की आवाज केंद्र तक पहुंचती है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा तब तक सिर्फ उम्मीदों के वनस्पत, क्योंकि 2014 में उम्मीद के ही दम पर भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी में आई, उसकी पुनरावृत्ति भी हुई, पर जैसा आपने स्वयं कहा, ऐसी कोई उम्मीद जो है थोड़ा सा इस वक्त मध्यम है, क्योंकि परफॉर्मेंस के दो मौके पिछली बार भी को खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है बीजेपी। श्वेता, ये उत्तराखंड में कुमाऊँ और गढ़वाल को लेके अरसे से विवाद रहा है और जब कभी शुरुआती दौर में कुमायूं का दबदबा हुआ करता था, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था तब भी, तो गढ़वाल के लोगों में नाराजगी रहती थी और अलग राज्य बनने के बाद जब गढ़वाल के लोगों का दबदबा बना उत्तराखंड की राजनीति में, शासन, प्रशासन, पॉलिटिक्स में, तो कुमाऊं के लोग खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे।
अब एक बार फिर कुमाऊँ का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या केंद्र में मंत्री हो। तो ये हुँ, जो क्षेत्रीय संतुलन है, जिसको लेके कि विवाद बना रहता है, आपको नहीं लगता है कि एक बार फिर ये पुराना विवाद या गड़ा मुर्दा बाहर आएगा और फिर कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में जो कटुता एक ऐतिहासिक सच्चाई रही है, वो सरफेस पर आएगी? और जिस एक्सपेक्टेशन बिल्कुल। से ये बदलाव किया गया है शायद उसका ऑप्टिमम रिजल्ट ना मिले। सर वैसे तो मुझे लगता है ये सिर्फ़ चुनावी और राजनीतिक पैंतरे हैं, जनता भी जो कम से कम जागरूक जनता है वो अब समझने लगी है क्योंकि जब पिछली बार कैबिनेट की बात कहें या महत्वपूर्ण पदों की बात कहें, पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, जो गढ़वाल क्षेत्र में आता है, चाहे अजीत डोभाल जी हों चाहे हमारे यूपी के बिपिन रावत, हाँ, चीफ मिनिस्टर बिपिन हो रावत। या विपिन रावत जी हो, सारे ही तमाम बड़े-बड़े जो पद हैं वो दिए गए थे पौड़ी गढ़वाल के लोगों से, तो एक जोक भी चल पड़ा था और अभी भी जो लोकल मीडिया है उसकी कवरेज कुछ इस तरह से कर रहा है कि पौड़ी गढ़वाल को किसी की नजर लग गई। तो ऑलरेडी वो फिक्शन स्टार्ट तो किया है, ऊपर से वो थॉट डालना शुरू तो किया गया है, लेकिन अब मुझे लगता है मेरिट बेसिस को कहीं ना कहीं जनता देखने लगी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पौड़ी गढ़वाल से हमारे चीफ मिनिस्टर हों, अगर वो प्रदेश हित के फैसले लेते तो पूरे प्रदेश को उससे फायदा पहुंचता, लेकिन प्रदेश तो छोड़िए, वो पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे वो पौड़ी के लिए भी न्याय नहीं कर पाए। तो ये कहना तब तर्कसंगत हो जाता है जब आप कुम्हाऊ रीजन से हैं या गढ़वाल रीजन से हैं और आप अपने रीजन के लिए ज्यादा कार्य कर रहे हैं बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि कार्य नहीं हो रहा है। चाहे बड़े जो है चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो, अगर ये कोई अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छी कोई योजना को धरातल पे लाते हैं, तो एक क्षेत्र के लिए नहीं लाते हैं, पूरे रीजन के लिए लाते हैं। एक सिर्फ कुमाऊं का मिनिस्टर कुमाऊं के लिए काम करे ऐसा होता नहीं है। और पिछले कुछ सालों में जिस रीजन से राज्य का सृजन हुआ था, वो पिछली बार भी हमने यही डिस्कस किया था, वो सारी चीजें तो वही की वही है। कोई माइलस्टोन ऐसा हम नहीं इस वक्त तक भी 20 सालों में भी हम नहीं टच कर पाए हैं। तो अब शायद जनता समझने लगी है, लेकिन जी हाँ ये भी तय है कि कहीं ना कहीं जब कास्टिज्म पे बात होती है, ब्राह्मण और ठाकुरवाद पे बात होती है, और फिर तब ये चीजें और रेसअप हो जाती हैं और कुमाऊं गढ़वाल का विवाद गहरा जाता है। लेकिन अब शायद परफॉर्मेंस के पैरामीटर को, जिस बात की तस्दीक भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस बात में ज्यादा यकीन नहीं रखते कि आपका नेता कौन से क्षेत्र से है। उनको ये ज्यादा इस वक्त उम्मीदें हैं कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या उनका विजन है और क्या एग्जीक्यूशन है। जी। श्वेता, ये एक सामान्य माने कहावत रही है कि कुमाऊनी पंडितों ने इतिहास में एक लंबे अरसे तक गढ़वालियों के साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की, उनका जो हक था, उनको जो ड्यू शेयर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलने दिया। और जब मिलना शुरू हुआ तो फिर एक बार साजिश के तहत गढ़वाल के लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है अभी हाल में। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो म्यूजिकल चेयर बन गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी, इसके पीछे क्या वजह है? आप लोग के क्या कारण समझ रहे हैं कि क्यों बार-बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा उत्तराखंड में? क्या कोई भ्रष्टाचार के आरोप थे या इनकॉम्पिटेंस का इश्यू था या क्षेत्रीय संतुलन बनाना था या जातीय समीकरण बनाना था? क्या वजह था जिसके वजह से इतनी जल्दी-जल्दी बदलाव करनी पड़ी वहाँ? सर इसमें काफी आयाम हैं। पहले तो 4 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगर कही जाए, एक छोटे से राज्य में एक मुख्यमंत्री के दरबार में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। दूसरा, एक शिक्षिका जो कहीं न कहीं राजनीतिक परिवार से भी संघर्षशील राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी, उत्तरा पंत बहुगुणा जी, उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण संवाद मुख्यमंत्री जी का हुआ, पीपल्स चीफ मिनिस्टर वो नहीं माने गए कभी भी। शुरुआत से ही संगठन की चॉइस थे, संगठन की राजनीति में एक सशक्त नाम थे, अमित शाह जी के करीबी उनको माना गया है, प्रभारी के तौर पर कई अलग राज्यों में गए, तो संगठन की राजनीति से देखा जाए तो एक मजबूत दावेदार थे। लेकिन जनता के जो जनाधार वाले चेहरे होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र जी ने वो छवि कभी वो अपनी बना ही नहीं पाए। तो पीपल्स चॉइस से तो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर नहीं बदले गए हैं। बीच में 151A की जो दुहाई आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये तो कारण जब मुख्यमंत्री जी बदले गए मार्च में, तब भी कारण पता था। अभी तो देखने पर यही लगता है कि
कि कुंभ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उन्होंने एज अ सांसद, तीरथ जी ने एज अ सांसद भी रिजाइन नहीं किया, कहीं ना कहीं उनको भी मालूम था कि उनको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक के तौर पे लाया जा रहा है और कुंभ का जो है सारा का सारा ठीकरा शायद उनके सर रख दिया जाए, क्योंकि आते ही जो उन्होंने बयानबाजी की थी, पहला बयान ये था कि कुंभ में कोई कोविड टेस्ट नहीं होगा, जनाधार को, जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और कुंभ को सक्षम कराने पे, सक्षम तौर पे कराने पर फोकस किया जाएगा, जो कि उन्होंने किया भी। कुंभ में जो भीड़ थी, और अभी तो वो घोटाले भी निकल कर आ रहे हैं, जो आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर जो लैब की बातें आई हैं, कई सारी कोताहियां उस वक्त बरती गई और शायद उसी हिंदू सेक्ट, उसी एक रिग्रेसिव जो वोटर रहा है, क्योंकि फटी हुई जीन्स का चाहे बयान आप लीजिए, मुझे लगता है एक वोटर सेट को, साधु संत समाज को अपीस करने के लिए ही उनको बीच में एज अ मुख्यमंत्री लाया गया। और अब 151A की दुहाई जो दी जा रही है, मुख्यमंत्री बदलने की एक संध्या पूर्व चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी का एक शहर में लगा था। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष ये जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ऐसा कुछ नहीं है, सारी अफवाहें हैं, कोई संवैधानिक संकट नहीं है, क्योंकि नागालैंड के में जो हुआ था, जो खाली सीट जो कोर्ट में गए थे 2019 में, उसके उसके तौर पर देखा जा रहा था कि शायद इनको कहीं ना कहीं से कोर्ट में जाके एफर्ट किया जाएगा इनको बचाने का, लेकिन फिर एक मैनिपुलेशन के तौर पर कि संविधान का एक क्लॉज तो बीजेपी ने कोर्ट कर दिया और मुख्यमंत्री बदल दिए गए। यहाँ पर यही संदेश जाता दिखा कि कहीं ना कहीं यूथ वोटर्स को अपील करने के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स को रखा जाएगा, वो प्रूव भी हो गया, क्योंकि इस बार कैबिनेट में भी यंगस्टर्स को जो है जगह दी गई है, औसत आयु शायद 58 वर्ष करी गई है जो हमारे मिनिस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोविड के टाइम पर सारे क्राइसिस आया, इंटरनेट पे जो लोग थे, जो लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल्स की क्राइसिस सबसे ज्यादा एक्सपोज वहीं हुई, सबसे ज्यादा एक आम आदमी दूसरे आम आदमी की मदद के लिए बढ़ता वहीं दिखा, बेरोजगारी की बात हो तो भी यूथ वोटर जो है, तो इस वक्त इलेक्टोरली लाइक आई ऑलवेज से कि बीजेपी काफी स्मार्ट है, बाकी दलों को उनसे सीखने की आवश्यकता है, वो अब उस चीज पर फोरफ्रंट पे आई है। तो मुख्यमंत्री बदला बदला जाना सीधे सीधे एक इलेक्टोरल स्टंट है, पब्लिक सेंटिमेंट से इसका लेना देना कम है। कुमाऊं गढ़वाल की भी अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये बात कही जा रही थी कि कुमाऊं की शुरुआत से ही 2010 से ही तिरस्कार होता रहा है कुमाऊं का। हरीश रावत जी यहाँ से एक बड़ा नेता है, लेकिन हरीश रावत जी अब कुमाऊं का, और वो एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहां उनको राज्य का नेता माना जाने लगा है। पंजाब में चाहे वो काम कर रहे हैं, असम में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक नेशनल इमेज उन्होंने अपनी बना ली है। तो उनका अगर हम अपवाद छोड़ दें तो दोनों पार्टीज को मिलाकर 2010 से कोई खास एक्टिव चेहरा नहीं रहा है कुमाऊं से, तो शायद कुमाऊनी वोटर्स को अपील करने के लिए भी निर्णय लिया गया। लेकिन वहां पर भी पुष्कर धामी जी तराई क्षेत्र से आते हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक कम है, तो मुझे नहीं लगता कि इन समीकरणों के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जरूर है कि सुपरफिशियल लेवल पर जो ठाकुर और ब्राह्मण का इक्वेशन था, उसको जरूर कैप्चर करने की कोशिश की गई है। कुमाऊं गढ़वाल कम और यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण डायनामिक्स को ज्यादा तवज्जो दी गई है। एक और बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब से सुना करते थे, जब उत्तराखंड के लोगों से बातचीत होती थी, इंटरेक्शन होता था, तो वो लोग दोस्ती, खान-पान सब रखते थे, लेकिन ज्यों ही कोई आगे उससे बढ़ के किसी तरह के रिलेशनशिप की बात आती थी, तो वो कहते थे कि नहीं-नहीं, मैदान के लोगों से किसी तरह का कोई रिश्ता-नाता नहीं रखना है। उसके लिए तो जी, कुमाऊनी चाहिए और उसके लिए पहाड़ी चाहिए। ये अभी भी सेंटिमेंट काम कर रहा है क्या पहाड़ों में, या उसमें अब कोई बदलाव देख रहा है आप? पहले तो सर कुमाऊं और गढ़वाल में भी रिश्ते इतने सहजता से नहीं होते थे। अब जो है प्रदेश बनने के बाद कम से कम ये जो एक बड़ी खाई थी, रिश्ते होने शुरू हुए हैं आपस में कुमाऊनी गढ़वाली परिवारों में। पहले ऐसा नहीं होता था, तो शुरुआत तो वहीं से हुई। फिर अब जो जनरेशन है, पिछले 10 सालों में बहुत सारा परिवर्तन आया है। अब सहजता से स्वीकार किए जाने लगे हैं। इंटर कल्चर ही नहीं, इंटरफेथ वेडिंग्स भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस उनको मिलने लगी है प्रोग्रेसिव फैमिलीज में। हाँ, लेकिन एक सेक्टर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां अभी भी अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूं, हम लोग स्कूल्स में जो कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ एक सामूहिक भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। तो उसमें हम जो वहां पर ऑलरेडी स्कूल में एम्प्लॉयड होती हैं, उनको ही हम कार्य देते हैं भोजन बनाने का। तो कई बार ऐसा कई स्कूल्स में, और बहुत, मैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की बात भी नहीं कर रही हूँ, तराई भावर के ही स्कूल्स की बात कर रही हूँ, कई बच्चे
खाना नहीं खाते हैं, ये कहते हुए कि भोजन माता जो है वो दूसरी जाति की हैं, हम इनके हाथ का बचा हुआ भोजन नहीं खाएंगे। ये एक 8 साल का बच्चा अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी जातिगत समीकरण बहुत जरूरी है। शायद ऐसे ही परिवारों में शादियों को भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती हो, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ, अगर मैं सिटीज की बात करूं, टाउन्स की बात करूं, या फिर बुजुर्ग चाहे ना चाहे मनमानी करते हुए ही यंगस्टर्स हों, डेफिनेटली एक बड़ा शिफ्ट तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं इस चीज को लेकर, पर एक शिफ्ट जरूर देखा जा सकता है। श्वेता, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। और जैसा कि आप भी मानते हैं कि जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी करेक्शन हो रहा है, जो भी रिशफलिंग हो रही है, चाहे राज्यों में हो या सेंटर में हो, वो चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। तो हम्म। आज हम बात करें अगर कि उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होने जा रहा है, वो सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपना राजनीतिक जो राजमाइश कर रहे हैं उत्तराखंड में। मायावती चुनाव लड़ाती ही रही हैं, बीएसपी के प्रत्याशी उतारती रही हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां ही हैं जो चुनाव लड़ेंगी, और शायद अखिलेश यादव की भी पार्टी कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़े। तो इन मौजूदा हालात को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला किन राजनीतिक दलों में होने जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को? सर, जैसा कि हमेशा से रहा है, दो बड़ी पार्टीज तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही है, नेशनल पार्टीज जो हैं। एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर है, लोग कहीं ना कहीं ये समझने लगे हैं कि नेशनल जो मोदी वर्सेस गांधी का जो वॉर है, उसी उसी को फोकल सेंटर पे रखते हुए चुनाव लड़ा जाता है। आप ये सोचिए, कुमाऊनी भाषा में पिथौरागढ़ के सीमांत किसी जिले में जाकर अजय भट्ट जी, जो आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो राफेल पर कुमाऊनी में अपना उद्बोधन देकर आते हैं, जिसका लेना देना लोगों से कम होता है। उस डील का शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता हमारे लोगों पे, स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं होती है। लेकिन इस बार लोगों का जो है ध्यान वो स्थानीय मुद्दों पर है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाती आप पार्टी जरूर दिख रही है। कई उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल जी का जैसे नाम लिया गया, लेकिन ये चीज अलग है, क्योंकि अभी भी आपके लिए जमीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक तो जिन चेहरों पर वो जंग लड़ने जा रहे हैं, उनको अभी एज पॉलिटिकल उतनी मान्यता नहीं मिली है बहुत सारे स्थानों की, अगर मैं बात करूं। तीसरा जो एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जो जिस बेसिस पर केजरीवाल जी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड से चलती है, कांग्रेस हाईकमांड से चलती है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब अभी चेतावनी देने की बात थी तो कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ेंगे गंगोत्री से और सीएम को ललकारने की बात हुई थी, वो भी ट्वीट के द्वारा जानकारी दिल्ली से आई। तो एक तरह से वो भी अघोषित हाईकमान ही हो गया है कि केजरीवाल जी जो निर्णय लेंगे वही यहाँ फॉलो होगा। इस बात की काफी यंगस्टर्स ने इसके बारे में अपना विरोध भी दर्ज किया कि ये तो वही परिपाटी है। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ नए युवा हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिनको शायद एक कॉन्फिडेंस नहीं है इंडिपेंडेंट जाने के लिए, या फिर त्रस्त तो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से, निराश भी हैं, और या फिर वो लोग हैं जो थक चुके हैं नेशनल हाईकमांड फैशन से। कहीं ना कहीं जो आपकी पुरानी इमेज थी कि एक पाथ ब्रेकिंग तरीके से अब कार्य होगा, वो लोगों ने जरूर आपकी शरण ली है। लेकिन ये कहना कि समीकरण जरूर बिगाड़ेगी आप पार्टी, कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिख रही है, कुछ सीटों पे कांग्रेस को फायदा पहुंचाती दिख रही है, लेकिन अपने आप में कितने कैंडिडेट्स उनके विनिंग जाएंगे, ये अभी कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी एक सफलता जो है उसका मार्कअप होगा। लेकिन एक छोटे से राज्य में जहां थंपिंग मेजोरिटी से एक पार्टी हमेशा आती रही है, या बराबर का कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, वहां कुछ सीटों का फायदा होता जरूर नजर आ रहा है। समीकरण बिगाड़ने के लिए तीसरा दल आप है। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय दल की, उत्तराखंड क्रांति दल। विपिन त्रिपाठी जी के स्वर्गवास के बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य राज्य का यही रहा कि एक अच्छे नेता के तौर पर हमने उनको असामयिक ही खो दिया। उसके बाद जो पार्टी है, दे सीम टू हैव लॉस्ट देयर प्लॉट, वहां पर कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग आपस में भी सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं कि उनको आपसे सीखना चाहिए या बीजेपी से सीखना चाहिए। इलेक्टोरली वो इतने स्मार्ट विजन के साथ उतरते नहीं नजर आ रहे हैं। फिर एक और पार्टी है, परिवर्तन पार्टी जो है, पीपल्स परिवर्तन पार्टी, पीपीपी। वहां पर भी कुछ आंदोलनकारी जिन्होंने दरअसल अपना जीवन पूरा आंदोलनों के लिए लगा दिया, जो राज्य आंदोलनकारी थे या फिर यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रखर आवाज उठाते हैं, जिनकी याचिकाएं भी दायर होती है, वो पार्टी भी इलेक्टोरली कुछ खास
खास चेहरों पर दांव लगाती नहीं नजर आ रही है। तो मेन तो जो रहेगा सर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच रहेगा, लेकिन मुझे लगता है इस बार क्योंकि दोनों ही दलों से एक निराशा है कि नेशनल लेवल को छोड़कर अब लोकल फोकल पॉइंट पे बात हो रही है। कुछ चेहरे अगर कोशिश करें तो मुझे लगता है चेहरों को देखकर इस बार वोट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक छोटा सा बदलाव की उम्मीद जरूर नजर आ रही आपका इरादा चुनाव लड़ने का तो नहीं है, सक्रिय राजनीति? है। नहीं सर, मैं आती तो हूँ एक राजनीतिक परिवार से ही हूँ। मेरे नाना जी भी जनसंघ से जुड़ाव रखते थे। मेरे भाई जो अब नहीं है वो भी परिवार से जुड़ाव रखते थे, संघ परिवार से, बीजेपी के सोशल एक्टिविस्ट थे। लेकिन मैंने अपना जो रास्ता है 2011 में उनकी मृत्यु के बाद एक वत्सल फाउंडेशन की जो शुरुआत करी, वो ये थी कि अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि राजनीतिक परिवार से होने के कारण मैंने काफी करीब से चीजों को देखा है। राज्य गठन से के वक्त मैं 18 साल की थी, उसके बाद वही एक उम्र होती है सीखने की। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं देहरादून में जितने भी हमारे तमाम आज के चाहे मुख्यमंत्री हो, तब पुष्कर धामी जी ओएसटी होते थे, राज्यपाल जो अब हैं भगत सिंह कोश्यारी जी के, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के, इन्हीं के निवास पे हम लोग रहते थे। एक संघ परिवार में ये तो बहुत था कि आपस में बहुत अफेक्शन था उस जनरेशन में। लेकिन मुझे तब भी यही लगता था कि जो भी योजनाएं बनती हैं पेपर पे तो बहुत अच्छी योजना बनती है, अंतिम व्यक्ति का ख्याल किया जाता है, एग्जीक्यूशन होते होते दम तोड़ देती है। तो जहां तक राजनीतिक विजन की बात मैं कहूं सर, अगर मैं चुनाव लड़ती भी हूं पहले तो मैं रेजोनेट नहीं कर पाती हूं किसी भी दल से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोनों में मुझे तमाम बड़ी कमियां नजर आती हैं। और एक व्यक्ति के चुनाव लड़ने से क्या होगा, मेरा जो मिशन है सर वो ये है कि उत्तराखंड के यूथ को प्रेशर ग्रुप बनने की आवश्यकता है, चाहे वो राजनीति में उतर कर हो या गैर राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री तो कई बनाए, हमने सांसद तो कई बनाए, हमने विधायक कई बनाए, लेकिन क्या हमने उनको काबिल बनाया? जो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट आ गया है कि हमने वोट दे दिया है 5 साल के लिए, और अभी तक मुझे लगता है एक छोटा राज्य इसी चीज के सेलिब्रेशन में है। क्योंकि यूपी के टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी चीफ मिनिस्टर के साथ एक फोटो खिंचवाना, बहुत बड़ी बात होती थी अगर सांसद आपके घर आ जाए। तो अचानक से ये जो प्रसाद बटा है कि घर घर से अब रिश्तेदारी निकलने लगी है सांसदों से, विधायकों से, मुझे लगता है उसका मोह अब 20 साल में टूट जाना चाहिए। बड़ी बात ये नहीं होनी चाहिए कि आप सांसद के करीबी हैं, आप मुख्यमंत्री के करीबी हैं। अब अपने क्षेत्र के की दिशा में काम होना चाहिए। जो युवा है वो रोजगार के लिए राजनीति में आने लगा है, जो अच्छा युवा है, पढ़ा लिखा विजनरी युवा है, वो बेहतर फ्यूचर की तलाश में पलायन कर जाता है। तो यहाँ जो चल रहा है सर, एक अकेले व्यक्ति के राजनीति ज्वाइन करने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। मेरा मिशन ये है कि यहाँ के युवाओं को जागृत किया जाए, वैचारिक पलायन ना हो सकता है आप हैदराबाद में काम करते हो लेकिन 5% आपका जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एक्सपोजर है, उसको आपको पहाड़ को देने की आवश्यकता है। जिस तरह से पंजाब को समृद्ध किया है वहां के पलायन कर चुके लोगों ने, गुजरात की समृद्धि का कारण वहां के एनआरआई गुजरातीज हैं जो आकर अपनी आय का या एक्सपीरियंस का 5% अपने गांव में लगाते हैं। अब आवश्यकता उस चीज की है। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इंटरवेंशन जरूर रहेगा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैरिटी के काम किए जाएं। अंतिम उद्देश्य यही है वत्सल फाउंडेशन का कि जो हमारे व्यक्ति हैं, जो उनके अधिकार है, उनके बारे में उनको जागरूक किया जाए और उनको वो अधिकार दिलाए जाएं। और इस चुनाव में हम अपनी भूमिका डेफिनेटली एज एन इन्फ्लुएंसर देखते हैं। कुछ सीटों पर जहां पर हमें लगता है जो पूर्व मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं जिनका प्रदर्शन बिल्कुल जीरो रहा है, वहां जाकर जरूरत पड़ी तो उनका पुरजोर विरोध, और अगर कोई सही व्यक्ति है तो उसका पुरजोर समर्थन। यहाँ मैं अपनी भूमिका जरूर देखती हूँ, क्योंकि कुमाऊं में जहां हम लोग का एक पेज है, काफी एक्टिव पेज है, और लोग कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं हमारे कार्य से। कोशिश ये जरूर की जाएगी कि लोगों को सही मुद्दों पर चुनाव में वोट देने की जिम्मेदारी जो है, मैनिफेस्टोज रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं दोनों दलों में, अब या आप दल भी आ रहा है तीसरा, या रीजनल्स भी हैं, लोगों को सवाल करना जरूर सिखाया जाए, और सिर्फ एक सीट पे नहीं, मुझे लगता है ये तो अक्रॉस कुमाऊं गढ़वाल अब होना चाहिए। Thank you, Shweta, थैंक यू सर। for this lively discussion. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.